हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, तो बहुत डिले आया है इस बार। उसकी कुछ वजूहात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि आई विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट यूरोप जुलाई में। तो बिकॉज आई वॉन्ट बी हेयर फॉर नियरली अ मंथ और मे बी 5 वीक्स, तो मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर लूँ। और अब से मेरी स्ट्रैटेजी यही है होगी कि मैं 10-15 पॉडकास्ट कर लूँ और देन आई कैन गो अराउंड ट्रैवल वट एवर, और वो पीछे से हर फ्राइडे को आती रहेंगी। तो अभी जो आपने ट्रेलर देखा जिसमें सारे सेलिब्रिटीज थे, ये तो नोन फेसेस थे। टोटल मैंने की 16 पॉडकास्ट, और 16 बार तकरीबन 2-2 घंटे बोलना इज़ अ लॉट। कई बीच में ऐसे भी दिन है कि 2-2 पॉडकास्ट हुई, दोपहर को अलग, शाम में अलग। तो ये ऐसे भी दिन गुजरे जिसमें 5 घंटे की कॉन्वर्जेशन हुई है। सो एक तो ये वजह, दूसरा ये कि जिस दिन पॉडकास्ट होनी होती है ना, उस दिन थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक मैं अकेला होता हूँ ना, मैं चिल होता हूँ, क्योंकि हर चीज़ अपने कंट्रोल में होती है। लेकिन जब किसी गेस्ट ने आना होता है, सबसे बड़ी टेंशन होती है लाइट की। और अभी हम पिछले शॉट ले ही रहते कि मैं बता रहा था लाइट के बड़े मसले हैं, तो लाइट चली गई। तो ये शॉट ख़राब हुआ पिछला वाला। तो मुझे ख़ास जनरेटर मंगाना पड़ता है बाहर, वो गाड़ी 5,000 रुपये लेती है। ठीक है? तो जो बड़े गेस्ट आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिलाल मकसूद आए थे, माहिरा खान, फ़ाद मुस्तफ़ा थे, तो ये ऐसे गेस्ट हैं जिन पे आप ये नहीं कर सकते सर लाइट चलेगी तो सॉरी अभी हम बैठे हुए हैं। अब वो 5 केवी का जनरेटर अगर आप लगाएँ तो दे कैन आइदर लाइट दीज़ लाइट्स, या फिर एसी जो 2 टन का है, दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। तो ये मसले हैं यहाँ के। तो वो एंग्ज़ायटी होती है, अच्छा रिकॉर्डिंग में कोई मसला ना आ जाए। तो सबा कमर वाली में ये हुआ था, उसामा भाई ने गलती से हेडफ़ोन रखा, तो वो बड़ा नाज़ुक सा बटन है हमारे पॉडकास्टर का, ऑडियो बंद हो गई 1 मिनट के लिए। और फिर वो थोड़ी सी ज़ाहिर है उनको अनॉय हुई कि यार मैंने इतने फ्लो में एक बात बोली, मैं दोबारा नहीं बोली। एनीवे, तो बड़ी एंग्जाइटी होती है, इस वजह से आस्क जो है वो नहीं हो पाया। फिर बीच में मैं बाकू चला गया, आप लोगों ने देखा ही होगा जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं। सोचा वहाँ बैठ के एक आध एपिसोड तो बना लूँ, ज़रा नज़ारे अच्छे थे। लेकिन मैं जितनी बार निज़ामी स्ट्रीट पे घूमा, इवन जब मैं अपने व्लॉग बना रहा था, आई वॉज इंटरप्टेड सो मैनी टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं। तो वो देखते नहीं है कि एक बंदे का कैमरा लगा हुआ और वो बात कर रहा है कैमरे में, तो मे बी शायद ये वीडियो बना रहा है। अगर आप मुझे वीडियो से ही जानते हैं, सो यू प्रॉब्ली नो द प्रोसेस। इतनी बार इंटरप्ट किया लोगों ने, मैं फ्लो में हूँ। 8-8 मिनट की वीडियो, आपको पता है मैं वन टेक बनाता हूँ फ़ोन वाली, तो वो बीच में आके तस्वीर खींच, अरे भाई आप देख रहे हो काम कर रहा हूँ। एनीवे, खैर, तो वो आ गया था, तो फिर ये इस वजह से ही रह गया। तो मैं, हाँ सॉरी बड़ी लंबी कर रहा हूँ मैं इंट्रोडक्शन। एक मुझे आप लोगों से वो चाहिए होगी मशवरा, कि मैं ये सोच रहा था कि हमें ना, मुझे ये थोड़ा प्रेशर होता है कि हफ्ते में एक बार आती है तो घंटे सवा घंटे की हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स एड्रेस हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख सकें, समझ सकें। मगर उस 1-1.5 घंटे के लिए प्रिपेयर होने में ना, फिर मेरा एक पूरा दिन लग जाता है। तो वो फिर पूरा दिन देना थोड़ा सा लग्जरी हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती हैं, एंड ऑब्वियसली द एक्सपेंशन प्लान इज़ देयर। तो मैं ये सोच रहा था, और उसामा से मैं डिस्कस कर रहा था कि व्हाट इफ़ हम रोज़ाना कम से कम आधा घंटे की शूट कर लें, जिसमें 1-2 सवाल मैक्सिमम निकाल लें, ताकि कंटिन्यूएशन रहे वीडियो की। चैनल बिल्कुल डेड ना हो जाए, आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहे, शायद थोड़ा कम मिले लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिले। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। घंटा 1.5 घंटा वाला ज़रा वो लंबी कमिटमेंट हो जाती है। एनीवे, खैर ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोग, यू गाइज़ आर लाइक फैमिली, यू लाइक अ स्पेशल फैमिली, क्योंकि आप लोग यूनिक हो। इस चैनल वाले लोग जो है ना, बड़े डेडिकेटेड फैंस हैं जो कि इतनी मेरी बकवास सुनते हैं। तो या खैर, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। इट हेल्प्स अस रन दिस चैनल। आपको पता है ये चैनल जो है बिल्कुल, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती, मैंने इसमें कोई इंडोर्समेंट्स नहीं लेता। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली एंटिटी बिल्कुल ये ना हम बेचें ना, समझ रहे ना आप। ये थोड़ा सा मेरा और आपका एक पर्सनल ज़रा स्पेस है। तो सो बट या पेट्रियन हेल्प्स अलॉट। खैर चलें, विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है, फीलिंग डिप्रेस्ड एंड सुसाइडल। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम ABC, student of O levels, age 17, from Rawalpindi. I've been consuming your content for the past 1 year and have found you an excellent guide and mentor, enlightening me in various walks of life. I've been dealing with an issue related to suicidal thoughts from the past 2 consecutive years. I have remained the topper in school since I was a child in kindergarten, but my academic performance has declined significantly in the past years. I also had an accident in November 2021 in which a 13-year-old boy who belonged to a poor family struck me with his motorcycle at a considerably high speed, due to which I am handicapped. I'm really sorry to hear this, but beta, isme na, you didn't have to mention कि he belonged to a poor family.
ये हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? इतना काफ़ी था कि वो एक 13 साल का बच्चा था और इर्रिस्पॉन्सिबल था और उसने उसकी मोटरसाइकिल आपको लग गई, दैट वाज़ फाइन। यू डोंट हैव टू मेंशन उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि उसके बाप के अकाउंट में कितने पैसे हैं या कितने नहीं हैं। What matters in this situation is that you got into an accident because of his irresponsible behavior and of course his parents' irresponsible behavior. So we don't mention किसी का कोई इस तरह का background. ठीक है, ये ज़रा अपनी correction कर लीजिएगा. Anyway, stuck with this motorcycle at a considerably high speed due to which I am handicapped. I can walk but at a snail's pace with a limp. The treatment is still going on and has cost my father over 1 million rupees. The doctors have given no conclusive answers, but it seems as if recovery is not possible. It is a constant struggle for me to perform my everyday activities, and basic activities such as crossing the road seem like a major task, especially in a country like Pakistan where pedestrians are paid no regard by the drivers. I feel miserable and deprived as I'm unable to help my family and feel like a burden on them. The accident also posed a hindrance in my CIE examinations, which, along with my poor academic performance, led me to achieve a below average grade in the exams, and I have to repeat the year. Due to my inability to have high intensity workout sessions, I am constantly gaining weight, and consequently, all these factors are causing self esteem issues. I'm also facing some family issues, and I cannot say for sure, but I feel like I have depression as I have most of its symptoms and have been dealing with suicidal thoughts. My future, whether talking about career, health, or marriage, seems like a pitch dark tunnel without a ray of light in sight because of my academic performance and disability, both. I'm worried for my family as I'm their only son, and my suicide could leave a scar on them permanently and they could face financial problems as well. I fear I will commit suicide as it can be an impulsive decision. I require your humble opinion on my matter as my life seems like a wreck and I have anxiety that I would not amount to anything and have a miserable life and be a burden on society. I shall be waiting for your reply. Thank you, beta, for writing to me and thank you for thinking of me in your such a dark time and a dark phase. आई एम रियली सॉरी टू हेयर अबाउट जो आपका एक्सीडेंट हुआ. ऑब्वियसली उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपके पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है. इट इज़ समथिंग सर्कमस्टेंशियल. अब ये डॉक्टर्स कोई कंक्लूसिव क्यों नहीं बता पा रहे, दैट इज़ कंसर्निंग. यू शुड सीक सेकंड ओपिनियन. आई एम श्योर किया ही होगा आपके फादर ने, आपकी मदर ने. आप यू आर दी ओनली सन. बट अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको कंसिडर करें. मे बी रीच आउट टू द डॉक्टर्स अब्रॉड कि ऐसा क्यों है. और रही बात, ज़ाहिर है वो हिंड्रेंस आपकी ज़िंदगी में एक आ गई है जिसकी वजह से आपकी हर चीज़ जो है अफेक्ट हो रही है. आपकी हेल्थ हो गई, आपका वेट इश्यूज़ हो गए, एग्ज़ाम्स हो गए, कंसंट्रेशन हो गई. अच्छा, फ्यूचर का इतना आगे ना सोचें, मतलब जॉब, शादी वादी, ठीक है. अभी लेट्स लिव इन द मोमेंट राइट नाउ कि अभी को कैसे सॉल्व करना है. जो हो गया वी कैन नॉट चेंज दैट. आगे क्या होगा वी डोंट नो दैट, राइट. इट्स ओके टू फील अ लिटिल प्रेशर अबाउट फ्यूचर. ज़ाहिर बंदा प्लानिंग करता है तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के करता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, ये होगा. मगर अभी लेट्स फिक्स टुडे, ठीक है. टेक इट वन डिश एट अ टाइम. एलन वॉट्स को मैं बहुत सुनता हूँ एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल. एलन वॉट्स वॉज अ राइटर एंड सेल्फ एंटरटेनिंग फिलोसोफर. ही हैड अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनिंग लाइफ. तो उनके बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे ऑडियो फॉर्म में. तो मैं रोज़ाना रात को वो लगा के सो जाता हूँ. इट पुट्स मी टू स्लीप. थोड़ा बहुत सीखा है उसमें से. तो उसमें ना उनकी एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है. इट्स कॉल्ड डिश वॉशिंग. तो डिश वॉशिंग इज़ कि आप कितने बर्तन धोते हो, जितना आप खाना खाते हो ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज रात दाल चावल खाए हैं तो आपको कितनी प्लेट्स धोनी है? एक ही धोनी है ना. But if you think about all the plates that you washed before and all the plates that you will wash after in future, तो that would look like a Burj Khalifa of dishes, right? तो अगर आप इस तरह सोचोगे ना तो आपको ज़ाहिर है डिशेस का एक इतना बड़ा पलंदा नज़र आएगा और फिर आप डीमोटिवेट होगे कि यार इतनी कौन धोए, ठीक है. तो ज़िंदगी को भी ना एक इसी तरह डिश वॉशिंग की तरह सोचना चाहिए कि आज आपको एक ही धोनी है, तो फोकस ऑन टुडे, ठीक है. पास की डिशेस भूल जाओ, हो गई. आगे वाली जब गंदी होगी तो वो भी धो लेंगे, लेकिन धोनी एक ही है, दिन में एक ही धोनी है ना.
तो टेक लाइफ वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, ठीक है। तो आज की प्लेट धोते हैं, आज की प्लेट धोते हैं, तो इसमें आई अंडरस्टैंड आपको जो वेट इश्यूज हो रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी फिजिकल लिमिटेशन है, और पेडेस्ट्रियन का आपने बिल्कुल सही कहा, व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया इंसान की इज़्ज़त गाड़ी से है। और यही चीज़ मैं इतनी इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माई वीडियोज़ व्हेन आई ट्रैवल। अभी भी मैं बाकू में था, मैंने यही चीज़ें दिखाई कि देखो गाड़ी की एक लेन है, पैदल चलने की 6 लेन्स हैं, लाइक इतनी चौड़ी फुटपाथ है। बट फिर उसको लोग कहते हैं आप बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहा भाई, आई एम शोइंग यू अ पर्सपेक्टिव कि देखो दुनिया इस तरह चलती है। पेडेस्ट्रियन का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। और ये जो 13 साल के बच्चे ने बाइक मारी, अब ये देखें, हम जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, हम लोग बड़े आराम से ना अपने बच्चे को 9 क्लास में मोटरसाइकिल की चाबी देते, जा बेटा तंदूर से रोटी ले आ, जा दही ले आ। फिर वो जब आप उसको खुला कर दे तो फिर वो किसी तरह इधर उधर से सी व्यू भी निकल जाता है, एक्सीडेंट्स करते हैं। अब देखो इसका बेचारे का क्या कसूर है? अच्छा खासा पढ़ रहा था, ज़िंदगी अच्छी थी, टॉपर था, मगर किसी किसी वालदैन ने या वालिद ने या वालदा ने 13 साल के अपने बच्चे को चाबी दे दी, एक्सेस दिया ना। ये कहना जी वो चाबी लेके चला गया, और इतने मासूम आप लोग ना, वो आपका जेवर लेके क्यों नहीं जाता इस तरह? आपकी गोल्ड की चेन लेके क्यों नहीं भाग जाता? क्यों आपने उसको संभाल के रखा हुआ है ना। चाबी आपने दरवाजे पे लटकाई हुई है, बच्चे ने ले ली, आपको फिक्र ही नहीं, आप या तो ड्रामे देख रहे हो या आप दोस्तों के साथ शीशे पी रहे हो, आपको पता ही नहीं आपकी औलाद क्या कर रही है। और ऐसी औलादें, आप अगर चाय ढाबा पे जाएं, किसी भी कराची की अगर मैं बात करूं, रात को 2:30 बजे इतने छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला के आए हुए होते हैं। और मैं वो लैट के साथ मैं उस दिन बैठा हुआ था मुबीन के कैफ़े में, रात के 2 बजे बच्चे आए, सर सेल्फी लेनी। मैंने यार किसके साथ आए हो? कह रहे आपस में आए। तो मैंने रात के 2 बजे कैसे? कह रहे बस वो ऐसी चिल कर रहे हैं। तो हम तो सोच ही नहीं सकते उसामा, मगरिब के बाद निकलते थे कभी घर से? गाड़ियां दी हुई हैं बच्चों को। अब ये ज़ाहिर है, आप एक 16 साल के बच्चे के ऐस के नीचे आप उसको 1800 सीसी गाड़ी देंगे, वो तो भगाएगा, क्योंकि उसने नीड फॉर स्पीड खेला है, क्योंकि उसने फास्ट एंड द फ्यूरियस देखी, उसने तो ड्रिफ्टें मारनी है। अब उसको नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। खुद तो जाते ही जाते हैं, दूसरे को जिंदगी भर के लिए। देखो मैं ये कहता हूँ अल्लाह सबको बचाए, लेकिन अगर ऐसा हो ना तो बंदा मर जाए तो बेहतर है, क्योंकि अपाहिज अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप हो गए ना, तो आपको तो रैम्प ही नहीं मिलना ना। आपको मॉल में अगर जाना है, बैंक के रैम्प देखें यूं होते हैं ऐसे, तो आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद है। फिर तो वो रोज़ मरना है, उससे बेहतर है बंदा अल्लाह उठा ले ऐसी, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इतनी इरिस्पॉन्सिबल हरकत हमारे, और मैं कहता हूँ इसमें बच्चों का कसूर। अब बच्चों को जी जेल नहीं हो पाती क्योंकि जी 18 से नीचे हैं, तो एकदम में कत्ल की दफ़ा नहीं लगेगी। तो पेरेंट्स को पकड़ो ना भाई, पेरेंट्स को पकड़ो। जिस दिन आपने वालिदैन को अंदर जेल में डालना शुरू किया ना, बेस्ड ऑन दी एक्शंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, खुद ही सही हो जाएंगे भाई, खुद ही डंडा करेंगे औलाद को कि यार इनके साथ सही सही कर लो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। मगर यहाँ किसी को कोई सज़ा नहीं होती, बच्चे कत्ल करके भाग जाते हैं। वो आपने देखा होगा, वो बहरिया टाउन वाला, वो गोली मार के चला गया जी, आर्गुमेंट हो रहा था, गोली मार दी। मतलब एक बच्चे को दुनिया में लाना, पैदा करना, पाल पोस के बड़ा करना, स्कूल भेजना, एक अच्छा शहरी बनाना, इतनी मेहनत का काम है, और कोई भी आता है गोली मार के चला जाता है। हाउ फकिंग रिडिकुलस यार। और उसकी कोई कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, बंदे आराम से बाहर चले जाते हैं, या जेल में भी हो तो प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं। कितने केसेस हमने ऐसे देखे, रिडिकुलस। तो पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में इस तरह की गाड़ियाँ हैं या बाइक्स हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों से दूर रखें, वरना वो किसी बच्चे की ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर सकते हैं। पोटेंशियली आपकी ख़राब नहीं हुई है, डोंट वरी। तो इसका मैंने आपको कहा सेकंड ओपिनियन देखो। दूसरा, आई एम श्योर आप फिज़िकल थेरेपी किसी न किसी किस्म की ले ही रहे होगे। अगर नहीं तो लाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो एक फिज़िकल थेरेपिस्ट यू कैन हायर हु कैन हेल्प यू एक्सरसाइज, हेल्प यू विद योर मोबिलिटी वगैरह वगैरह। इस तरह के ऑप्शंस देखें। और रही बात एग्ज़ाम्स की, या फिर साल रिपीट करना पड़ा, कोई मसला नहीं है, साल को इतना बड़ी टाइम नहीं होता, हो जाते हैं स्क्रू अप ज़िंदगी में हो जाते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। दोबारा पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, मेहनत करके कर लें, और ये पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। रही बात सुसाइड की, सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन। आई मीन ये तो फिर गिव अप करने वाली बात हुई ना। तो अगर आप मेरे फ़ैन हो तो आपको मेरी भी जर्नी पता होगी, ठीक है ना। अगर मैं गिव अप कर लेता, मेरे पास बहुत ऑप्शन से गिव अप करने के, नेटी जेटी का पुल, वो मेरे दोस्त हैं, उनकी अम्मी देती थी वो आटे की गोलियां मछलियों को हर जुमेरात को खिलानी, तो मैं वहाँ खड़े होकर सोचता था यार अगर मैं छलांग मार लूँ क्या होगा, ऐसी थॉट्स आती हैं। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू टू हैव दीज थॉट्स, क्योंकि ज़ाहिर है
इंसान को जब टनल में कुछ भी नहीं नज़र आता ना, तो उसको फिर शायद यही एक एस्केप नज़र आती है। मगर नहीं, हिम्मत नहीं हारनी ज़िंदगी में, ठीक है? ज़िंदगी एक बार मिलती है, माँ बाप बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको ये दुख नहीं देने, ठीक है ना? फिर वो सारी ज़िंदगी पता है क्या होगा? आप तो चले जाओगे, अल्लाह ना करे। और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं जो कि हु आर पोटेंशियली थिंकिंग अबाउट सुसाइड, देखो आप तो चले जाओगे, लेकिन जो पीछे रह जाएंगे ना, वो रोज़ मरेंगे, डेली मरेंगे। आपकी तस्वीर नज़र आ जाएगी, रोना शुरू कर देंगे। आपकी शर्ट दिख जाएगी अलमारी में, रोना शुरू कर देंगे। गुजरते हुए आपके कमरे में झांकेंगे। ऐसा भी होता ना, वो मेरी नानी की जब डेथ हुई थी, उसके भी कितने अरसे बाद तक, मैं जब भी मामू के घर जाता हूँ सदर, कितने अरसे तक यही होता था कि जब मैं वो, उनका था किचन बीच में है, तो 2 अपार्टमेंट्स जॉइन हुए हैं, बीच में किचन है, पुराने ज़माने की बिल्डिंग 1930 की। तो किचन से निकलते ही ना उल्टे हाथ पे उनका कमरा था। तो इनएडवर्टेंटली हमेशा मेरी गर्दन घूमती थी कि शायद वो बैठी हुई हो, राइट? एंड देन फिर होता था, ओ वो तो चली गई, राइट? तो फिर इस तरह भी होता है कि पेरेंट जो है आपके कमरे से गुजरेंगे, अरे यार इसको मैं बोल दूँ लंच का टाइम है, फिर याद आएगा ये तो फौत हो गए, ये साहब तो चले गए, फिर वो रोना धोना। दे विल डाई एवरी डे। आप तो एक दिन मरोगे, दे विल डाई एवरी डे। यू डोंट वांट टू डू टू योर पेरेंट्स। इफ़ यू लव योर पेरेंट्स, व्हाई वुड यू वांट टू पुट देम थ्रू ऑल दिस हेल, राइट? तो ये नहीं करना होता ज़िंदगी में, ये हार नहीं माननी होती। चैलेंजेस हैं, मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, कुछ पे कम आती हैं, कुछ पे ज़्यादा। और अगर आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो अल्लाह मियाँ खुद कहते हैं कि मैं किसी इंसान पे इतना बोझ डालता ही नहीं जितना वो बर्दाश्त ना कर सके, राइट? तो अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी ही थी, तभी इतनी मुश्किलात डाली, यानी आप तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, राइट? हम पे तो ये वाले इम्तिहान आए ही नहीं, राइट? आप पे तो बहुत कड़ा इम्तिहान है। दैट मीन्स यू आर फार मोर स्ट्रॉन्गर देन आई एम। तो लाइक टेक इट एज, अब देखो जो हो गया, बट इसको एज अ चैलेंज लो कि यार मैंने इसमें से निकलना है। हारना तो बड़ा आसान है, वो वीडियो गेम में हार जाते ना जी, क्विट करके चले गए, ये तो बड़ा आसान है। बट लाइक टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड फाइट टिल द एंड, दैट्स वेयर द करेज लाइज। And that is the satisfaction you, like once you experience that satisfaction कि यार मेरे पास ये obstacles है और मैं इन सबको पार करके निकला, मज़ा ही अलग है उस चीज़ का। So you should not deprive yourself of that pleasure. I'm telling you it's amazing कि यार मेरे पास ज़िंदगी में ये मसले थे, बट मैंने, आपके भाई ने निकाल लिया गेम, बहुत मज़ा आता है। So I understand this is not what you asked for, not what you bargained for. एक सर्कमस्टेंशियल चीज़ है, उसमें ना आपका कसूर है, ना आपके घर वालों का कसूर है, किसी का भी कसूर नहीं, बस ये कि हैपेंस्टेंस, यू हैड टू बी देयर एट दैट प्रिसाइज मोमेंट जब उसने बाइक चलानी थी, वो हो गया। अब आगे क्या करना है, दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है? वो जो हो गया। तो हिम्मत नहीं हारे, और थोड़ा सा कोशिश करें, इफ़ यू कैन गेट अ सेकेंड ओपिनियन, इफ़ यू कैन गेट फिजिकल थेरेपी, if you also if you can get counseling is very important. Obviously you've gone through a lot at such a tender age, और ज़ाहिर है इसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ट्रॉमा है आपका, लाइक लिविंग ट्रॉमा है। तो यू नीड टू कंसल्ट अ काउंसलर इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन गेट वन। अब तो जूम पे भी मिल जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो दे आर वेरी हेल्पफुल। और आई जस्ट हैड अ काउंसलर, ग्रीफ काउंसलर ऑन माई पॉडकास्ट, आप लोगों ने देख ही ली होगी अब तक। तो वंडरफुल गाय, वो ज़रूर देखना एक बार, शायद उसमें कहीं ना कहीं आपको आपके सवाल का जवाब मिला। आई होप मैंने भी दे दिया हो, लेकिन शायद वहाँ भी कहीं ना कहीं मिल जाए। तो हिम्मत नहीं हारें, मेहनत करें और कोशिश करें। इंशाल्लाह आई हैव अ गट फीलिंग you'll मेक इट आउट ऑफ इट इन नो टाइम। डॉक्टर्स भी हो जाती हैं चीज़ें, बस ये कि थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ट्राई टू फाइंड अ सेकेंड ओपिनियन, ट्राई टू गेट फिजिकल थेरेपी एंड मेंटल थेरेपी एज वेल, और इसको मिलके इन ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते हैं, ठीक है? सो लाइक होपफुली in few months down the line, I want to get another email from you wherein you are telling me that not only you've cleared your exams, but you also got a distinction. It will make me happier, like the happiest person in the world. So I hope if you consider me as someone, जैसे कि आपने कहा, you're a good mentor. So if you consider me that, you have to make me proud. And in order to make me proud,
You have to stay alive. Okay? चलो अपना ख्याल रखो, ठीक है? Thank you. All right, next one says socially anxious, overthinking, and scared. Need advice. Assalamu alaikum, Junaid bhai. Hope you're doing well. I'm single, 27-year-old introvert male who has been suffering from social anxiety, fear and lack of self-esteem. I have been into digital marketing for the past 4 years, and when I look back, I see that I have achieved nothing. I have achieved nothing exceptional financially. Sorry. I'm a mediocre, low-earning employee, and it kills me every day. Since childhood, I was a quiet and reclusive child and had hard time dealing with others, due to which I usually would spend time in my own fantasy world of cartoons and books. I believe my social anxiety and self-esteem are the causes of me leading to a mediocre lifestyle, since I'm bad in networking and making connections. Why, with my growing age, my anxiety situation has worsened. I have now started doubting my capabilities and decisions, since I haven't achieved anything till now. I'm the eldest in my family, and I fear that I will not be able to take care of them financially after my father's retirement, which is in 4 or 5 years approximately. Due to this, I had even took loans and applied for a study visa in North America in hopes that I would settle one day and bring my family there gradually. My study application was rejected, my goals shattered, and this damaged my confidence to the core. The recent economic crisis in Pakistan are further worsening my condition as I keep thinking about my and my family's future. I also have the most ridiculous type of phobias, swimming and driving, and also the fear of ending up with no money. I was into writing and wanted to take it professionally, but these negative traits have devastated everything. Need your suggestion on building confidence and improving my life, please. You're a big fan. Thank you so much for the email and taking the courage, having the courage to share your story with me. अगर तो आप जैसे ये भाई 27 साल के हैं और ये इनको लगता है इन्होंने एक्सेप्शनली कमाया नहीं इतना ज़िंदगी में, 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हैं और बचपन से ही वॉज अ बिट रिक्लूसिव और अपनी दुनिया में रहने वाले फैंटेसी वर्ल्ड में, विच इज़ फाइन. मैं अभी तक यही करता हूँ. माई वाइफ टेल्स मी दैट आई लिव इन 2 यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली. जैसे मैं भी यहाँ हूँ ना, मैं कहीं और भी हूँ एंड आई एम रियली इंजॉइंग देयर. खैर नॉट राइट नाउ, अभी तो मैं बिल्कुल ही अटेंटिव हूँ विद यू ऑल. देयर इज़ अ थिंग अभी आई recently found out about. It's called maladaptive daydreaming disorder. It's MDD. जिसमें होता ही यही है कि you daydream to such an extent कि वो रियलिटी का पता नहीं चल रहा होता कि बंदा कहाँ है. कुछ लोग इससे गुजरते हैं और फिर ज़ाहिर है जब आपको पता ही नहीं है कि असल क्या है और फेक क्या है. जैसे वो इंसेप्शन में नहीं था, आखिरी सीन में हर जगह जाके लट्टू घुमाता था कि ये मैं रियलिटी में हूँ या कहाँ हूँ. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यू कीप डाउटिंग योरसेल्फ. तो लुक इट अप. दैट्स समथिंग आई रिसेंटली फाउंड आउट. एनीवे, ये जो आपने बोला कि आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी एक्सेप्शनली अचीव नहीं किया फाइनेंशियली, इसको आप इस तरह ना देखें. इसको आप ये ना देखें कि आज मेरे बैंक अकाउंट में कितने हैं. आप इसको अपने या जितने भी लोग हैं ना जो इस तरह समझते हैं कि यार मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, तो आप जो है ना पिछले 1 महीने, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर पीयर्स, चाहे वो आपके कॉलीग्स हों, चाहे वो आपके क्लास फेलोज़ हों. ये चीज़ मैं बहुत करता था. लिंक्डइन पे जाके सबसे ज़्यादा डिप्रेशन मुझे लिंक्डइन पे होता था, क्योंकि मेरे सारे क्लास फेलोज़, कोई एक्चुरियल साइंसेज में PhD कर रहा होता था, कोई जो है फ्लूइड डायनामिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑक्सफोर्ड से पढ़ रहा है, कोई क्या, और मैं एक गाड़ी में रह रहा होता था. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो कंपेयर ना करें. सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, सबके यार अलग सेट ऑफ रूल्स मिलते हैं सबको. फॉर एग्जांपल, मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों की मंजिल जो है लेट्स से एक घर और एक गाड़ी है, राइट? मुझे जो सेट ऑफ रूल्स मिले उसमें हर्डल्स इतने थे ही नहीं, तो मैं तो फ़ौरन पहुँचूंगा. आपको लंबा वाला रूट दे दिया, सर आपको टाइम लगेगा ना. बट अगर आप बोलोगे यार हमने साथ स्टार्ट किया था, ये आगे निकल गया, नहीं, मुझे पास रूट बड़ा आसान था. तो ज़िंदगी जो है ना थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है इन मामलात में कि सबकी, देखिए प्रिविलेज इसी चीज़ को तो कहते हैं. एक ही क्लास में होते हैं, लेकिन कोई करोड़पति होता है और कोई बिल्कुल फीस भी नहीं दे पा रहा होता, होते एक ही क्लास में, अक्सर व बेशतर. तो रेस डिफरेंट है. वो इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ. वो डिक्टेटर फिल्म वाला सीन है ना, वो जो साशा बारन कोहन जो है पहले भागता है आधी रेस पे, फिर जाके बंदूक चलाता है.
और फिर वो जो आ रहा था उनको गोली भी मार रहा होता है। ये उस तरह वाला सीन है यार। सो कहने का मकसद ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर नहीं करना अपने आप को किसी और से। इफ़ यू वांट टू कंपेयर योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू कंपेयर, द ओनली पर्सन यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विद इज़ योर सेल्फ 5 साल पहले। तो ज़रा ना ग्राफ पीछे करो। वैसे आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वो देखते हैं यार वो तो ग्राफ तो यूं ही है, ऊपर नीचे हल्का सा हो रहा है, लेकिन जब आप उसका टाइम फ्रेम जो है 5 साल करते हैं तो वो ये ऊपर होता है। सो ओवर द ईयर्स जो है ना चीज़ें ऊपर होती हैं, लेकिन हम चूँकि विद इन अ वीक देख रहे होते हैं तो इतना डिफरेंस नहीं फील हो रहा था। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो चीज़ों को 5 साल के उसमें देखें कि 5 साल पहले मैं कहाँ था, क्या था और अब क्या हूँ। पैसों की टेंशन ना लें। पैसे तो 20s में आते भी नहीं हैं। मैं एक आम मिडिल क्लास पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी आमदनी, देखो एक बहुत सारी फैमिलीज सब कॉन्टिनेंट में ऐसी हैं जिनकी असल वेल्थ उनकी औलाद है, कि उन्होंने अपनी सारा उन पे इन्वेस्ट कर दिया, अब यही कुछ करे तो करे, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे वेल्थ घूम रही हैं यहाँ पे। तो जब आप इस तरह के बैकग्राउंड से होते हो ना, तो 20s में तो आप शुरू करते हो, और फॉर्चून बनने में देखो भैया टाइम लगता है। 30s वर्टीज़ के बाद कुछ लोग के छक्के लगते हैं, वो हर किसी के नहीं लगते। जैसे कि मैं रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मुबीन भाई के कैफ़े पे आता है वो बच्चा 19 साल का, उसके पास यार ये कहानी मैंने सुनाई थी पिछली बार, क्या नहीं सुनाई थी? उसने उसके पास 3,000 रुपये थे, उसने अपनी अम्मा से एक्सक्यूज मी लड़ के 4,000 रुपये लिए, 7,000 हो गए। अभी कौन सा कॉइन गिरा था? लूना, लूना था या कौन सा था वो जो कोरियन बंदा था, एनीवे बता चुका हूँ ये वाली, हाँ। तो ये वो छक्का लगा था उसका, ठीक है ना, 5.5 करोड़ 12 घंटे में। 7,000 रुपये नहीं थे शाम में, सुबह 5.5 करोड़ थे। बट ये लाइक वंस इन मिलियन ईयर्स होता है। तो लेकिन एक आम बंदे को एक पूरी जर्नी होती है। सोशल मीडिया ने हमें थोड़ा सा वो कर दिया है, क्विक 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 फिक्स। यार वैसे एक चीज़ है पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, बट लाइक आई थिंक इट्स अबाउट टाइम इन्फ्लुएंसर्स को ना देखा करें। इन्फ्लुएंसर्स एक बहुत ही, मैं खुद एक हूँ मगर मैं वो खैर लाइफस्टाइल वाला तो मैं नहीं हूँ, मगर यार वो एक बहुत बहुत फैब्रिकेटेड, हमें किसी को ये नहीं कह रहा कि वो फेक हैं या क्या हैं, मगर ये कि उनकी काम की डिमांड है कि हर वक्त हैप्पी दिखना है, और लाइक ट्रैवल्स एंड दिस एंड दैट एंड कपल गोल्स एंड दिस। और बंदा बोलते हैं यार देखो ये कितने खुश हैं यार, ट्रैवल भी कर रहे हैं यार, बीवी से लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं मगर लड़ाई थोड़ी दिखाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो एक आपके जहन में एक पर्सोना बन जाता है यार, सबकी लाइफ हैप्पी है, मेरी फक्ड अप हुई हुई है, राइट? तो देखें ज़रूर इन्फ्लुएंसर्स को, बट उतना इन्फ्लुएंस ना लें कि सर पे हावी कर लें और आप नेगेटिविटी में चले जाएं, क्योंकि इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम नाउ। मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, वो 5 साल पहले किस तरह सोचते थे, एंड नाउ देर ऑल अबाउट फलाना ब्रांड, तो ये वाला फ़ोन। दैट्स टॉक्सिक मैन, बिकॉज ये कभी रुकता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो भाई मिडिल क्लास जो एक टिपिकल फैमिली है ना पाकिस्तान इंडिया की, तो वो उसका 20s तो स्ट्रगल में ही गुजरता है, फॉर्चून तो बाद में आता है 30, 33, 35 वगैरह वगैरह करके, प्रोवाइडेड यू कीप एट इट। तो तो ये ना देखो, अपने आप को पिछले 5 साल का एग्रीगेट देखो, और उसमें देखो अगर तो ग्राफ ऊपर है तो बेस्ट है। रही बात कि यू हैव ऑलवेज बिन रिक्लूसिव और नेटवर्किंग का इशू है, तो ये बहुत सारे लोगों का मसला होता है, मेरा आज भी ये मसला है। आई टेल यू व्हाट, मैं भी फार्मूला 1 पे गया हुआ था, मैं वहाँ बैठा यही सोचा, मैं 2 दिन वहाँ था पैडॉक क्लब में, जिसका टिकट ही $7,000 का होता है, राइट? तो वहाँ पे जो भी था ना वो उसी लेवल का था, कि जिसने या तो खर्चे हैं या वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसकी कंपनी ने भेजा कि जा फ्री में ऐश करके, राइट? वहाँ पे कोई फारिग बंदा नहीं घूम रहा था, राइट? उनके कपड़ों से और उनकी चीज़ों से, मतलब उनके रख रखाव से, बॉडी लैंग्वेज से, कॉन्फिडेंस से लग रहा था कि यार ये कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, या ये कोई हेज फंड मैनेजर है, या ये कोई जो है ना रियल एस्टेट गुरु है वगैरह वगैरह। दैट वाज द बेस्ट प्लेस फॉर नेटवर्किंग। और मैं वहाँ 2 दिन अकेला बैठा रहा, किसी से बात भी नहीं की। आई डिडंट इवन टॉक टू एनीवन, क्योंकि अगला भी यही समझता ना यार, अगर ये यहाँ आया हुआ ये कुछ होगा, ठीक है दिख रहा है अभी कोई देसी सा, मगर ये कुछ होगा तो ये यहाँ घूम रहा है और कैमरा लेके घूम रहा है, राइट? मैंने की नहीं नेटवर्किंग, और मैं ये सोचता रहा, ये थॉट मुझे आती रही कि यार आई डोंट नो, क्या पता कोई यूट्यूब का एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, अगर मैं उसको बोलूँ यार मैं यही आइडियाज़ हैं, यही एक्सपेंशन कर रहा हूँ,
या व्हाट कैन आई डू, या कोई कोई क्रिप्टो गुरु होता कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ, व्हाट कैन आई, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन माई प्लेटफॉर्म हेल्प असिस्ट यू विद योर ऐप, एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकती थी, स्पॉन्सरशिप डील्स हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था. आई डिडंट डू एनीथिंग, वापस आ गया. हालांकि आई हैड नथिंग टू लूज, वो ना भी घास डालते तो क्या था, हल्ली वल्ली यार, मुझे को थोड़ी जानते वो. लेकिन ये होता है. तो इसमें फिर ये है कि नेटवर्किंग का अगर इशू है तो फिर डिजिटल नेटवर्किंग पे फोकस करें. लिंक्डइन इज़ सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, मगर वहाँ पे आप जो है ना, अक्सर लोग, आपको नहीं कह रहा मैं, अक्सर लोग, जितनी पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी हैं वो तो नसीहतें ही डाल रहे होते हैं वहाँ पे. वो नसीहत का प्लेटफॉर्म नहीं है. फेसबुक भी नहीं था, चलो, लेकिन फेसबुक अगर कर दिया तो फेसबुक पे कर लो ना. वो फलानी आयत का एक चेन चल रही है, इसको शेयर यार, ये लिंक्डइन इसलिए नहीं बना था भाई, इट्स फॉर नेटवर्किंग. और इसको स्मार्टली यूज़ करें, अपनी तस्वीरें चेक करें, अपना प्रोफाइल अच्छा करें, किसी अच्छे का प्रोफाइल देखें और उसको रेप्लिकेट कर लें, कॉपी कर लो यार, कॉपी कर लो. तो अगर आपको नेटवर्किंग में इशू है तो यूज़ डिजिटल स्पेसेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. वो आपको थोड़ा सा ज़ाहिर है, आप स्क्रीन के साइड होते हो तो थोड़ा शर्मिंदगी वाली वो वाली फैक्टर नहीं आता. तो यूज़ दैट टू योर एडवांटेज एंड टॉक टू पीपल. आप तो हो भी डिजिटल मार्केटिंग में यार, मार्केटिंग का बंदा हैज़ टू बी आउट देयर, तो इसको करें. और ये चीज़ें फिर, अच्छा, ये जो आपको फेयर है ना कि आगे शायद मैं ये ना कर पाऊँ, अच्छा, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ नहीं होता. अगला फिनलैंड का डाल दो, वो नहीं होता, कनाडा का डाल दो, वो नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का डाल दो, बट कीप ट्राइंग मैन. इंग्लैंड का डाल दो, स्कॉटलैंड का डाल दो, बहुत सारी चीज़ें. तो वो कोई मसला नहीं यार, नो ज़िंदगी में बहुत सारे आते हैं, मगर ये कि हर नो पे बंदा अगर बैठ जाए ना बोरिया बिस्तर मान के, ओ माई लाइफ इज़ नॉट गुड इनफ, तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो हमें जो है, एक नो आ गया कोई बात नहीं, अगली बार इस नो से सीखो, ये जानने की कोशिश करो ये नो आया क्यों. अच्छा, मैंने शायद अपनी एप्लीकेशन सही नहीं की, या मेरा ऐसे सही नहीं था, या मेरा ये चीज़ सही नहीं थी, उसको रिफ़ाइन करो. अगली बार शायद मे बी आ जाए, राइट. फिर मे बी से सीखो यार, मे बी क्यों आया, यस क्यों नहीं आया, और उसको इन्हांस करो, फिर यस हो जाएगा. ऐसे ही होता है, लाइफ ऐसी चलती है. पहली बारी में चीज़ें थोड़ी सही होती, तो लर्न फ्रॉम इट, टेक इट एज अ लेसन मैन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, खल्ली वल्ली अमेरिका, दे मिस समथिंग, आपने यू डिडंट मिस अमेरिका, अमेरिका मिस्ड यू. इस तरह सोचना शुरू करो. हल्के क्यों आते हो ज़िंदगी में, तो कहीं और अप्लाई करो. और ये जो एंग्जाइटी के जी, मैं वालिद साहब की रिटायरमेंट है 4-5 साल बाद, तो मैं शायद नहीं कर पाऊँ सपोर्ट. वी सफ़र मोर इन अ इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, ये तो सेनेका ने भी कहा है. स्टोइसिज्म पढ़ें भाई, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ सकते यूट्यूब देख लिया करो. मैं भी नहीं पढ़ता, यूट्यूब पे देख लेता हूँ. यूट्यूब थोड़ा अपना अच्छा करें, मैं सबको यही कहता हूँ कि जब आप यूट्यूब खोलें ना, ऐप तो जो शुरू की रिकमेंडेशन जो आती है ना, वो अच्छी वीडियोस हो, अच्छी चीज़ें ब्राउज़ करें. छोड़ दें ये जी, वो हंगरी से लड़की मुल्तान में शादी करने आ गई बूढ़े वाला के नौजवान से, क्या है ये वीडियोस, दफ़ा करो इनको. अच्छा कंटेंट देखें, बहुत सीखने को मिलता है. आई एम लिटरली अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट. मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने सब इंटरनेट से सीखा है. और वो इंटरनेट मेरे लिए अलग नहीं आता, आपके लिए भी अलग नहीं, वही चीज़ है. इट्स अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, सबके लिए बराबर है. ठीक है, इट्स व्हाट यू चूज टू कंज्यूम. एंड लाइक वो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, राइट. बर्गर खाओगे ख़राब, मतलब जंक फूड खाओगे, तो फिर लाइक ऑब्वियसली योर आर्टरीज विल क्लॉग, योर वेट विल बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह. हेल्दी खाओगे फिट रहोगे. ठीक है, सिमिलरली यू आर व्हाट यू कंज्यूम मेंटली. सो ये सोल फूड होता है ना, नॉलेज क्या है, सोल फूड है ना. अच्छा सोल फूड खाओगे, सोल अच्छी होगी, पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. एनीवे, तो नॉर्थ अमेरिका ने कर लिया, तो भाई साउथ अमेरिका में अप्लाई कर लो. और नॉर्थ खाली अकेला थोड़ी, साउथ भी पड़ा है, एक मजाक कर रहा हूँ. सो कीप अप्लाइंग. और अगर इस इमेजिनेशन में रहना, शायद ना हो, शायद ना हो, शायद ना हो, शायद ना हो, you are actually attracting a lot of negativity. And I don't know if a lot of people believe in this, but I strongly believe in universe, and you attract what you believe. तो अगर आपने ज़िंदगी में यही सोचोगे यार ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. चाहे ना हो सकता हो, सोचने में तो बोलो कि हाँ हो सकता है, राइट. सोचने के पैसे थोड़ी हैं, सोचो हाँ हो सकता है, और ज़िंदगी से नो निकाल दो. अगेन I'm sorry, मैं I keep giving my examples, मैं I don't like to blow my own trumpet,
मगर मैं और किसकी एग्जांपल दूं बेहतर, मैं तो खुद एक चीज़ से गुजरा हूं ना, एक प्रोसेस से। जस्ट टू गिव अ रेफरेंस, मैंने ना ज़िंदगी से बहुत पहले नो निकाल दिया था और मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी थी कि पॉडकास्ट पे सब आएंगे, द हुज हु ऑफ पाकिस्तान आएंगे, और आना शुरू हो गए। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैंने सोचा ही नहीं था यार, अबे यार ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ये क्यों आएगा मेरी पॉडकास्ट। फोन, कुछ को फोन किया, कुछ ने खुद फोन किया। ठीक है, वो कहते हैं ना, द आंसर इज 100% नो व्हेन यू डोंट ट्राई। जब आप ट्राई नहीं करोगे तो नो ही है ना। अल्ताफ साहब ने फ़ोन मिलाया जी बिलाल मकसूद साहब के मैनेजर को, कह रहा हूँ चाह रहे हैं कि आप आएँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो क्योंकि तभी होता है ना। तो ये ज़िंदगी से ना नो निकाल दें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर लेकर आए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तालीम याफ्ता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ 4 साल से, खल्ली बल्ली ऐसे कैसे नहीं हो सकता भाई, सब हो जाएगा और हो जाएगा। रही बात इकोनॉमिक क्राइसिस की, वो बिल्कुल अपनी जगह, आप बिल्कुल सही हैं। इट कंसर्न्स मी टू द कोर कि महंगाई हाथ से निकल रही है। एक तो होता था ना 10 रुपये बढ़ गए, 15 रुपये बढ़ गए, चल यार 2 सिगरेटें कम कर ली, या एक चाय का कप कम कर लिया, या एक हैंगआउट कम कर लिया। यार अब बंदा क्या दिल गुर्दा काटे, क्या करे। पॉइंट यहाँ, बात यहाँ पहुँच गई है यार। एंड आई रियली फील फॉर पीपल हु आर मेकिंग 20,000 25,000, कुछ नहीं होता उससे यार। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने स्किल्स पे काम करें, अपने आप को इक्विप करें आज की दुनिया के लिए, वरना डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है मैन। पहले ही हम 22 करोड़ फजूल के घूम रहे हैं, काम इतना है नहीं। आज उसामा वो भेजी थी ना तुम्हें, वो मैंने टिकटॉक, कौन सी फैक्ट्री बंद हो रही थी, ये कोई टेक्सटाइल मिल थी कराच कोरंगी की, 1600 बंदा बाहर खड़ा हुआ था, चेक लेने आए, बंदे टिकटॉक बना रहा था, चेक लेने आए, फैक्ट्री बंद हो रही है। कहाँ जाएंगे ये बंदे? आप तो फिर पढ़े लिखे हो, गूगल से कोर्स डाउनलोड करके, फ्री कोर्स करके, इधर उधर करके शायद कुछ कर लो, यहाँ नहीं कर सकते, फाइवर पे कुछ कर लोगे। वो क्या करेगा जो तारा गोल्ड खा रहा है, जिसको पता ही नहीं इंटरनेट क्या है सिवाय व्हाट्सएप और फेसबुक के। यू व्हाट आई एम सेइंग। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, खासतौर पे बच्चों से, नेम 5 वेबसाइट्स दैट यू फ्रीक्वेंट अदर देन सोशल मीडिया। फंस जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर, अभी तो सोशल मीडिया ना, इसके अलावा 5 वेबसाइट्स बताओ दैट यू फ्रीक्वेंटली विजिट। करोड़ों वेबसाइट हैं दुनिया में, नहीं कर रहा भाई, दूसरी मतलब काम की। सो तो बहुत सारे लोगों का तो इंटरनेट है ही व्हाट्सएप और फेसबुक। सो कहाँ जाएंगे ये लोग? तो पढ़े लिखे भी नहीं होते बहुत सारे लोग। वॉइस नोट पे हैं उसामा, वॉइस नोट पे करते हैं बहुत से लोग। भाई हमारा वो जो घर का डोमेस्टिक हेल्प है, वो मुझे कह रहा था जुनेद भाई आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो मैंने डाल दिया, मैंने सेव कर दिया। उसके बाद लोकल नंबर था मेरा, व्हाट्सएप नंबर अलग है मेरा। तो मैंने उसकी वो फ़ोन बुक पे गया ना उसामा, अपना नंबर सेव करने, कोई भी नाम अल्फ़ाबेट से नहीं सेट था, निशानों से, क्वेश्चन मार्क 7, 7 क्वेश्चन मार्क फलाना मामू है, 8 क्वेश्चन मार्क चाचा है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क 11। वो उसको इस तरह याद है, उसको अपनी फ़ोन बुक याद है कि कौन से निशान वाला किसका नंबर है। वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो भाई अब आप बताओ ना, आज के दौर में ऐसे बंदा कैसे सरवाइव करेगा? तो बिल्कुल अपने जहन से ये नोशो निकाल लें, हाँ इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह है, तो अब उससे लड़ना ही है भाई। अब घर पे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। यू कांट वेट फॉर द zombies टू कम एंड ईट यू, यू हैव टू रन, यू हैव टू डू समथिंग। तो अब क्या करें, अब यही है, दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन। रही बात आपकी फोबियाज की, स्विमिंग, ड्राइविंग एंड एंडिंग अप विद नो मनी, तो एंडिंग अप विद नो मनी वाला जो है ना, वो आप जहन से निकाल लें। स्विमिंग एंड ड्राइविंग आई अंडरस्टैंड। स्विमिंग बहुत से लोगों को पानी से फोबिया होता है, और वो बहुत से लोगों को जहाज़ से फोबिया होता है। जहाज़ टेक ऑफ करते दे स्टार्ट क्राइंग, बिल्कुल होता है। ड्राइविंग का भी आई नो फ्यू पीपल हु कैन अफोर्ड अ कार बट स्टिल ट्रैवल इन ऊबर, क्योंकि वो कहते हैं रखनी नहीं गाड़ी, ड्राइवर भी नहीं रखना, किसी और के गाड़ी में घूम लेंगे या रिक्शे में घूम लेंगे। सो फॉर दीज, इफ़ यू कैन अफोर्ड, गेट सम काउंसलिंग एंड they will try to figure out why you have these phobias। कोई traumatic experience तो नहीं रहा है, या कोई बचपन में कोई आप डूबने तो नहीं लगे थे, ऐसा भी होता है। वो ज़िंदगी भर के लिए एच हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है ना पूरा, ये पूरा सिस्टम, ये जो आर्मर है जो हम पहनते हैं, रू ने हमारी जो ये आर्मर पहना हुआ है, वो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है ना पूरा। हर चीज़ से आपको थ्रेट से रखता है ना। आप रात को सुनो कि कोई जानवर की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई खूनखार जानवर तो नहीं है, या आपको जो है सूंघने से कि यार मुझे कोई टॉक्सिक स्मेल आ रही है, कहीं मैं इनहेल करके मर ना जाऊँ। ये सारा सेंसेस क्यों है हमारे पास? सो दैट वी कैन डिटर थ्रेट्स।
तो फिर जहन याद भी रखता है कि यार ये वाली फीलिंग से ये हो गया था, तो अब ये वाली फीलिंग दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो पानी देखते ही वो ट्रिगर हो जाता होगा। सो दिस इज समथिंग अ थेरेपिस्ट ओनली कैन फिगर आउट। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड, डू दैट। कल ही किसी ने कमेंट किया था वो थेरेपिस्ट वाली वीडियो के नीचे कि 800 थेरेपिस्ट हैं और 500 काउंसलर्स हैं 22 करोड़ के मुल्क में। मुझे ये फिगर थोड़ा सा बहुत कम लगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट्स ट्रू। क्योंकि यहाँ पे तो मानते ही नहीं ना इस चीज़ को। लाइक आई किड यू नॉट, कितने सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं हु नीड थेरेपी, कितने सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं हु नीड थेरेपी, बट बिकॉज वो ऊपर से आते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमने रिसेंटली एक एग्जांपल देखी, दैट गाय रियली नीडेड थेरेपी, बट वो कैसे एडमिट कर ले, मर्दानगी चैलेंज हो जाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वैसे जनरली बहुत से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ऐसे गुजरे हु रियली नीडेड थेरेपी, बट अकड़ भाई सवाल ही नहीं पैदा होता कैसे हो सकता है, मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो सो या डू दैट। बाकी ये कि अगेन इन द एंड मैंने शायद, आई एम सॉरी अगर मैं कोई सोल्यूशन ना दे पाया हूँ, बट मेन सोल्यूशन यही है कि एक तो कंपैरिजन अपने आप से ही करें और 5 साल के ग्राफ में करें, ठीक है, उसमें आपको इंशाल्लाह बेहतरी ही दिखेगी। तो दैट इज़ वन वे। अगर तो आपको आती है ना स्टैटिस्टिक्स, या फिर ये कि वर्ड पे टेबल्स वगैरह बनाने आते हैं, तो इसको फिज़िकल फॉर्म में एक बनाएं ग्राफ, मेंटल ना बनाएं। फिज़िकल ज़ाहिर है, विजुअल क्यूज़ जो होते हैं ना वो आपको और मोटिवेट करते हैं, यार मेरा ग्राफ यूँ जा रहा है माशाल्लाह, तो फिर आप और करेंगे मेहनत। तो उस तरह देखें, बाकी फ्यूचर की फ़िक्र ना करें, आज ही देखना है जो भी देखना है, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। टेंशन ना लें, कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये कि हम सबसे ज़्यादा सफ़र यहाँ से करते हैं, यहाँ से। Remember that we suffer more in our imagination than we do in reality. So इसको थोड़ा सा फिक्स करें, try to see the world a bit positively, और inshallah चीज़ें will work out for you. Okay, take care. All right, the next one is, and I'm gonna make it the last one, और let's try to work out things with घंटे वाली videos ना, मुझे बताइएगा. Topic: Men and their late night friendships. Hi Junaid, I got married to the love of my life 3 to 4 months ago. I live in a city in Saudi Arabia. Everything was going well between us until the topic of friends came between us. I fail to understand why men find it so difficult to maintain a balance between their friends and their wives. Why is it so difficult for them to prioritize their wives after getting married, whereas on the other hand, the girl is expected to leave everything behind for her husband? Why is it considered okay for boys to stay out till late 4 a.m. while his wife sits at home to either entertain her in-laws or wait for him to return? Why are parents so biased while they set these rules? Will these parents allow their daughters or daughter-in-laws to stay out that late at night in the same way as they allow their own sons? I fail to understand how us girls automatically understand the balance between our friend's family and her husband, but the husbands don't. Are they dumb or are we too sensitive? A little context: my husband has a big social circle. He's 27. As far as I know, his friends are good in nature and helpful. His friends smoke cigarettes, but he doesn't. However, they do have shisha. I never felt that he hides things from me, but I fail to understand what is it that they can't do in the afternoon or evening. When I ask him why he can't do these meetups earlier in the day, he tells me that no one meets earlier. First, they used to have university, then they have their office. So the only way out is meeting late at night. Don't get me wrong, I'm not against his friendships. What I hate is the timing he follows. In a while, he's staying. Once in a while, staying out late is fine, but this has been his habit ever since. Moreover, his parents don't seem to have any problem with this habit. He goes out in front of them and they know when he returns. I'm so done arguing over this topic. Please help me find a way to make him understand that it's unfair to bring a girl to your home and then do this to her. हाँ जी, quite a relevant topic, और ये चीज़ मैं अक्सर नोट करता हूँ जब मैं चाय के ढाबों पे बैठा होता हूँ. I don't go out every night, but मैं अगर for example कभी weekday में किसी को मिलना है, तो मैं यही देख रहा होता हूँ कि a lot of these people that I see, they come across as working people जो सुबह ऑफिस में जाते हैं. तो मैं यही सोच रहा हूँ यार, रात के 1:30 बजे यहाँ बैठा हुआ है, ये घर कब जाएगा और ये घर में बीवी को टाइम कब देगा, अज्यूमिंग इफ इज़ मैरिड, और कुछ तो लग भी रहे होते हैं.
और फिर ये जब पूरी नींद करेगा नहीं तो सुबह 8 बजे उठ के ट्रैफिक में गाड़ी चला के, 8 बजे भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 7:30 बजे उठ के तैयार होके नाश्ता करके क्या ही एनर्जी देता होगा काम को, क्या ही इनपुट देता होगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। और अक्सर ये शीशा जॉइंट जब आपने लिखा ना सऊदी अरेबिया और लेट नाइट, तो आपने लिखा ही था, इंस्टेंट मेरा दिमाग शीशे पे गया, क्योंकि शीशा ही लोगों को रात 4 बजे तक बिठाता है। जब आपने ये बोला कि यू मैरिड द लव ऑफ योर लाइफ, तो आपको नहीं पता था शादी से पहले आपका लव ऑफ द लाइफ जो है उसकी रूटीन क्या है? और अगर आपको पता था तो डिड यू नॉट कन्फ्रंट हिम कि भाई या आस्क हिम कि शादी के बाद क्या करना है इसका, मतलब लाइक आर यू प्लानिंग टू कट डाउन ऑन दीज थिंग्स वगैरह वगैरह। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस दैट वन शुड आस्क आफ्टर 6 months ऑफ अ रिलेशनशिप। वो मैं होपफुली लिस्ट डाउन कर दूंगा कमेंट्स में, तो वो सबके लिए है। तो वो बहुत ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि ना ये बाउंड्रीज़ आपको शुरू में सेट करनी होती हैं। अगेन नॉट डिस्करेजिंग यू, यू कैन स्टिल डू इट नाउ। तो ये चीज़ें पहले डिस्कस करनी होती हैं कि भाई हम जब शादी हो जाएगी तो फिर रूटीन क्या होगी। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ़ योर हस्बैंड इज़ वर्किंग, आई मीन डजंट साउंड लाइक अ 9 to 5 पर्सन। क्योंकि अगर 4 बजे तक ये बाहर हैं तो सुबह 9 बजे काम कैसे कर रहे हैं? आई एम अज्यूमिंग मे बी ही हैज़ अ बिजनेस जहाँ पे शायद दोपहर 12 बजे जाना होता हो, 1 बजे तक जाना हो। अगेन नथिंग जस्टिफाइज बीइंग आउट एंड इग्नोरिंग योर वाइफ। ये चीज़ बहुत गलत है, और ये मैं बहुत नोटिस भी करता हूँ अपनी सराउंडिंग्स में भी, कि लोग रोज़ाना, मैंने ऐसे भी हस्बैंड्स देखे हैं जो कि रोज़ाना बाहर निकले हुए होते हैं, एवरी सिंगल डे। आई डोंट नो व्हाट दे टॉक अबाउट, बिकॉज यहाँ तो लोग सियासत और मज़हब के अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं करते। बिजनेस पे या सेल्फ ग्रोथ पे इतना कुछ करते ही नहीं है। अगर इतना करते होते, सेल्फ ग्रोथ वाला बंदा ना बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, वो 11 बजे सो जाता है, तो वो 4 बजे बाहर शीशा नहीं पी रहा होता ना ट्यूसडे नाइट। एनीवे, पेरेंट्स की ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, नथिंग जस्टिफाइज। ठीक है, सऊदी में अगर अमनो अमान है, कराची जैसे हालात नहीं है, कराची में तो चलो अम्मियों को टेंशन हो जाती है ना, 12:30 बजे सारी अम्मियों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ अंडरस्टूड। सऊदी में जस्ट बिकॉज इट्स ओके टू मूव अराउंड लेट एट नाइट डजंट मीन यू हैव टू। पेरेंट्स ने ज़ाहिर है बिगाड़ा हुआ है, और अगर पेरेंट्स अभी भी इंटरवीन नहीं करे, दैट मीन्स दे आर नॉट सेंसिटिव टू योर इमोशंस एंड योर वांट्स एंड योर नीड्स। क्लियरली दे आर लाइक अकस्टम टू दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल कि हाँ ठीक है, औरत है तो बट ठीक है, तुम इधर ही रहो, वो कर रहे हैं एंजॉय। दिस इज़ नॉट अ गुड मेंटालिटी, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी थॉट प्रोसेस। यहाँ पे आपको इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ एंड दिस पर्सन इज, इफ ही इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, आई एम अज्यूमिंग यू आर ऑल्सो द लव ऑफ हिज लाइफ। तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड यू एंड ही नीड्स टू सी दैट यू नॉट अटैकिंग हिम, या फिर आप उसकी आज़ादी को जो है ना बेड़ियाँ नहीं लगा रही, आप सिर्फ उनसे अपना जायज़ टाइम मांग रही हैं, जो कि आपका हक है, राइट? आपको इस्लाम ये इजाज़त देता है, आपको सऊदी का कानून इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, ये आपका राइट है। अम, तो ये आप उनसे बात करें, इंटरवीन करें कि भाई मुझे ये चीज़ ओके नहीं लगती, हफ्ते में 2 बार कर लो, आई डोंट माइंड। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है बहुत से हस्बैंड्स, मेरा अपना एक दोस्त एक न्यू ईयर में मेरे साथ था। मेरी बेगम तो खैर यहाँ नहीं थी, मैं उस साल न्यू ईयर पे नहीं गया था इंग्लैंड। और वो हम लोग उर्मारा जब गए थे तो वो आ गया था, तो मेरा बेगम कहाँ है, तो बोला वो घर पे है। मेरा हाउ डिड शी इवन अलाउ यू? कह रहा नहीं चिल है। तो खैर कोई कोई वो हमारा कोई ईद नहीं है जो न्यू ईयर घर पे मनानी है, सबके साथ मनानी है। मैं एक बात कह रहा हूँ, इन ओकेजन्स को पीपल लुक आउट फॉर ना। अम, तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि लोग बड़े बड़े ओकेजन्स पे अकेले निकले हुए होते हैं, बीवियों को बस ठीक है जी बोला हुआ है घर पे रहे आराम से। तो ये आप खुद इंटरवीन करना होगा, और ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। और ये वीकेंड्स पे भी ख़ास तौर पे कि भाई वीकेंड पे चलो ठीक है, 2 दिन की छुट्टी ना, एक तुम दोस्तों के साथ कर लो, एक मेरे साथ कर लो, नथिंग रॉन्ग विद दैट। वन शुड हैव, वो तो कहते हैं ना हर हफ्ते डेट नाइट्स होनी चाहिए। एवरी फ्राइडे यू टू शुड जस्ट बी बाय योरसेल्फ, इवन इफ़ यू हैव किड्स लेटर ऑन इन लाइफ, इंशाल्लाह बच्चे घर पे छोड़ें, यू शुड हैंग आउट टुगेदर। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, कपल्स में सबसे पहली चीज़ फ्रेंडशिप होनी चाहिए।
हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, फ्रेंडशिप नहीं होती, दोस्त नहीं होते, आदतन साथ रह रहे होते हैं, हाँ ये रहती है साथ, ये मेरा काम करती है, या ये है ठीक है, हाँ बस ठीक है, इन्होंने आके शाम में चीखना ही है ना, मतलब हम लोग इस तरह की उसमें रहते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द डील. We don't stay together as friends. It's just very sad. And if you're not a friend of your spouse, so that means you don't confide in your spouse as much, and you can't be open to your spouse as much, which is why we've seen people confide in other people. दोस्तों पे रिलाई कर रहे होते हैं या नए दोस्त बना लेते हैं और उनमें ज़्यादा कन्फाइड कर रहे होते हैं क्योंकि घर वाले को बता ही नहीं पा रहे होते या नहीं बता पा रही होती. तो पीपल उसका फिर एडवांटेज भी लेते हैं लोग, यू नो. सो फ्रेंडशिप्स रखें, डेट नाइट्स ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे आप तो ज़रूर करें. अभी तो आपकी शादी को 3-4 महीने हुए हैं, फेड आउट हो जाती है हर चीज़, और मैं आपको डरा नहीं रहा, ये सबका यही होता है. बट दैट डजंट मीन कि जो आपकी बुनियादी चीज़ें हैं वो ना पूरी हो रही हो, यू नो. तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड सेट बाउंड्रीज, और अपने इन लॉज को भी बताएं कि भाई ये दिस इज़ नॉट ओके. एवरी नाइट का क्या है, हफ्ते में 1 बार कर ले, 2 बार कर ले, बट लाइक हु एम आई. आप कोई फिलिपिनो मेड तो नहीं है ना उसके घर की, जिसने बस सफाई करनी है, खाना बनाना है और फिर अपने मेड्स रूम में रहना है और यूट्यूब देखना है. आप शादी करके गई हैं उस घर में, अपना घर बार सब छोड़ के गई हैं उस घर में. तो दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ द डील, और दिस नॉट द काइंड ऑफ शिट यू नीड टू पुट अप विद. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. तो फिर उसमें कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा फिर आप भी अपने आप को मसरूफ़ कर लें. ये दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन भाई. अगर मैंने जॉब ही करनी होती तो फिर मैं शादी बंदा कंपेनियनशिप के लिए करता है ना. तो अगर जॉब से ही मैंने वो अपनी ठरक इफ़ यू में निकालनी थी तो मैं फिर शादी क्यों करती, मैं फिर जॉब ही कर लेती. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो ये भी गलत तरीका है, गलत मशवरा होता है कि जी अपने आप को मसरूफ़ रखो, वो तो है ही मसरूफ़. ये क्या बात हुई. शादियाँ कंपेनियनशिप के लिए होती हैं, एंड सेक्स इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. हमने तो उसको ओवरऑल बना लिया कि जी यही करना है शादी में, विच इज़ वाई द वे मैरिजेस जो हमारी होती हैं आपके सामने ही है. तो आपने इंटरवीन करना है, बाउंड्री सेट करनी है, स्केड्यूल बनाना है, और उनको बोलना है कि भाई ट्राई टू वर्क विद मी लाइक अ टीम मेंबर. वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन तभी चलती है जब सारे बोर्ड मेंबर्स एक पेज पे होते हैं. अगर तो आपकी डिमांड बिल्कुल गलत नहीं है, यू नीड टू पुट इट आउट देयर. लिख के दे दें कि भाई ये ऐसे है, खाली वर्बल ना करें, लिख के दें कि भाई ये चीज़ें हैं, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, आप ये कर रहे हैं. आई वॉन्ट यू टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड इफ़ यू लव मी. और अगर आपने मुझसे शादी की है तो शादी इसलिए तो नहीं की थी ना कि जब मैं 4 बजे शीशा पी के थक हार के आऊँ तो बस सो जाऊँ तुम्हारे बराबर में. इसलिए तो नहीं की थी ना शादी. यू वांट अ कंपेनियन, यू वांट अ पार्टनर, यू वांट समवन टू टॉक टू, यू वांट समवन हु कम बैक होम टू यू एंड यू शेयर योर एंटायर डे विद, यू नो. तो इसलिए तो नहीं की थी शादी. तो भाई ये डिमांड्स हैं. आई एम नॉट हैप्पी द वे थिंग्स आर. तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, और आप इस चीज़ के लिए क्या अफर्मेटिव एक्शन लेना चाह रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कि इसके लिए इसका फिर हल क्या है. देखें वो क्या कहते हैं. अगर तो वो कहते हैं नहीं जी मेरे दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर बोलो फिर दोस्तों के साथ रह लो, फिर मैं फिर घर चली जाती हूँ. मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा घर तोड़ने का, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं सोचिएगा. मगर फिर आप मतलब फिर बंदा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना. मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वेर एवर यू आर इन लाइफ, शादीशुदा गैर शादीशुदा जो भी हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले. इफ़ यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंटल रिलेशनशिप हो, अगर नहीं है तो भाई फिर पुट योर फुट डाउन. तो अगर वो बोले नहीं मुझे जो दोस्त ज़्यादा प्यार है, तो बोलो दोस्त भी आके ले आओ घर, फिर बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, शीशे घर पे ले आओ, इधर ही पी लेना. राइट. तो ये है. तो ये तो फिर बात आप नहीं करनी है, उनसे भी करनी है, उनके पेरेंट्स से भी करनी है. अगर वो भी नहीं मानते तो ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स सो दैट दे कैन टॉक टू हिज पेरेंट्स. अगर वो भी नहीं मानते तो फिर जाहिर है फिर आप देखें फिर करना क्या है ज़िंदगी में, 4 बजे तक वेट करना है या फिर ये कि कुछ और करना है. मगर ये मैं जितने भी हस्बैंड सुन रहे हैं या हस्बैंड्स टू बी सुन रहे हैं, ये प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें. योर वाइफ इज़ नॉट योर मेड, योर वाइफ इज़ नॉट समवन जिसका काम है जी कि आपकी शर्टें रेडी हैं, प्रेस हैं, या रोटी है या नाश्ता है. मेड नहीं लाते आप, शादी करके इंसान लाते हो, और इंसान उस इंसान को कंपेनियनशिप चाहिए होती है. एंड वेमेन आर ड्रिवन बाय इमोशंस.
तो उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है और रोज़ चाहिए होती है। शी नोज़ यू लव हर, दैट्स व्हाई यू मैरिड हर, मगर उसको रोज़ सुनना होता है। ये मुस्तनसर हुसैन तारा ने एक बहुत अच्छी उनका एक इंटरव्यू था, एक कॉलम था, उसमें उन्होंने कहा, सॉरी, अमजद इस्लाम अमजद साहब का, कि वो उसको रोज़ सुनना होता है औरत को, पता उसको होता है मगर उसको रोज़ सुनना है। तो अब ये रोज़ आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि आई लव यू और निकल गए, आपने वो शो भी करना है अपने एक्शन से, अपनी मैनरिज्म से, आप कितनी केयर कर रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसको उसको उसका ओपिनियन की कोई वर्थ है आपकी ज़िंदगी में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लोगों ने ऐसी बनाया हुआ जी औरतों को कौन संभाले, औरतों को हैंडल करना अजाब है। कोई अजाब नहीं है, आपने बस ये बेसिक चीज़ें पूरी करनी होती हैं। वंस यू डू दैट, देर ऑल योर्स मैन। एंड व्हेन अ वुमन कमिट्स टू यू, शी फकिंग कमिट्स टू यू मैन। तो बस हम वो नहीं करते अपनी बेसिक्स, और बस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें सारी चीज़ें ओके की रिपोर्ट मिले। सो मैं आपको यही कहूँगा कि यू नीड टू ड्रॉ योर ओन बाउंड्रीज। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस तरह ले जाएगी जी चूज़ योर फ्रेंड्स और मी, तो फिर वो बात ज़रा आगे बढ़ जाएगी। मगर बोलें कि भाई अब ज़रा चेंज है, और मर्द भी थोड़ा मैच्योर होना लग जाए। ये जो हमें जो यंग बॉय सिंड्रोम होता है ना हमारे मर्दों को, कि यार मैं तो अभी भी लैड हूँ, मैं तो अभी भी बॉय हूँ, ठीक है ना, ये बॉयपन नहीं निकलता लौंडों का शादी करने के बाद भी। शादी के बाद ना थोड़ा सा ठहराव ज़िंदगी में आना चाहिए। ऐसा ही उसामा भाई, ठहराव थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग गई हैं। आप एक बंदे को क्या कह के लाए हो, अब्बू को, उनके अब्बू को क्या कह के लाए हो बेटी, कि मैं इसका ख्याल रखूँगा ना। तब आप लाए हो, तो फिर आपने अगर फिर वही बॉय बनना है, स्क्रीचें मारनी है, हुक्के पीने हैं, गाने लगाने हैं इमरान खान के, वूफर तू मेरी, तो भाई फिर वैसे ही कर लेते। लड़कियां तो वैसे भी मिल जाती हैं, अगर आपको टाइम पास ही करना था तो वैसे भी, चलो मे बी नॉट इन सऊदी मगर एल्सवेयर। तो अगर शादी करके लाया तो ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लाओ, और ये चीज़ें थोड़ी सेकेंडरी कर देनी चाहिए, ये ज़रूरी होती हैं। बात करें और लिख के दें उनको कि भाई ये है, ये मेरे कंसर्न्स हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, आप ये कर रहे हैं तो आई एम नॉट हैप्पी, सो व्हाट आर योर प्लान्स टू मेक मी हैप्पी एंड मेक द सिचुएशन बेटर, ठीक है, एंड सी व्हाट ही हैज़ टू से एंड देन टेक थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है ना। ख्याल रखें एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मगर वही वाली बात, जाते जाते भी कहूँगा कि इफ़ ही इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, आपको अगर उनकी पता थी पहले से, यू शुड हैव आस्क्ड हिम, बट इट्स ओके, इट्स ऑल इन द पास्ट। मैं ये कह रहा हूँ उनको जो कि रिलेशनशिप में जा रही हैं या शादी में जा रही हैं, जो सुन रही हैं, या मर्द हजरात भी, क्योंकि आपने भी ज़रा देखना है ना कि भाई आदत क्या है आपकी, और लाइक इफ़ यू आर नॉट ओके विद सर्टन थिंग्स, तो आप अभी से ही कम्युनिकेट कर लें कि यार बाद में क्या करना है। अभी तो चलो तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल है, मे बी योर हाउस इज़ चिल विद दीज थिंग्स, बट मे बी नॉट माई हाउस। बाउंड्रीज पहले से ही सेट कर लें, पहले से ही एक्सपेक्टेशंस का बार मेंटेन कर लें, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखें एंड आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू। ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू गाइस एंजॉयड। और मैंने आज 3 क्वेश्चंस पे ही रखी। I'll try to make as many as I can before I travel. तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganji swag, और इजी पैसा जैज़ कैश तो वैसे ही मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।